आज आपको एक कहानी सुना रहा हूँ और इस कहानी के आगे कुछ बातें जिनको जोड़ते हुए आप तक ले आऊँगा। साल 1980 अमेरिका का राज्य वॉशिंगटन, वहाँ एक ज्वालामुखी माउंट सेंट हेलेंस वो फटता है और विस्फोट इतना भयानक था कि 600 वर्ग किलोमीटर के दायरे में जो कुछ भी था राख हो गया। पूरा इलाका जंगल से भरा हुआ था, कुछ भी नहीं बचा, सारे पेड़ राख हो गए। वैज्ञानिकों ने कहा कि अब इस इलाके में सदियों तक कुछ नहीं पनप सकता है, लेकिन कुदरत ने कुछ और ही सोच रखा था। जहां सब कुछ जलकर राख हो गया, जहां के बारे में वैज्ञानिकों ने कहा कि अब यहां सदियों तक कुछ नहीं हो सकता है, उसके बारे में कुदरत ने कुछ और ही शायद सोच रखा था। धीरे धीरे वहां घासें आने लगी, घासों के बाद कीड़े आए, उसके बाद छोटे छोटे पौधे आए, फिर तितलियां आईं, फिर कुछ जीव आए, फिर पेड़ आए और लगभग 50 साल के भीतर वो पूरा का पूरा इलाका ठीक वैसे ही हरा भरा हो गया जैसे ज्वालामुखी के फटने से पहले था। इसलिए गिरना जो है वो नियति नहीं है, उठना नियति है। गिरना जीवन में एक स्थिति विशेष है। जो मुश्किल मुसीबत जीवन में आती है वो सामना करने के लिए आती है, लेकिन वो स्थायी है और उसको मान करके हम यह समझ लें कि जीवन बस यही है जो हो चुका है, तो सत्य यह नहीं है। प्रकृति भी यह सिखाती है। संघर्ष जीवन का शाश्वत सत्य है और प्रकृति भी हमको यही कहती है। हम चलते हैं तो धरती के साथ हमारा घर्षण होता है, वो विरोध करती है चलने का, तो हम चल पाते हैं। अगर धरती विरोध छोड़ दे तो हम नहीं चल सकते। हवा विरोध छोड़ दे तो पक्षी उड़ नहीं सकते। पानी विरोध छोड़ दे तो जलचर हैं या मछलियां हैं वो तैर नहीं सकती। विरोध चलने के लिए, उठने के लिए आवश्यक होता है। और जो स्थितियां हमारे आसपास बन गई हैं किसी घटना परिघटना के कारण, वो आखिरी सत्य नहीं है, यह भी मानना चाहिए। और यह बात मैंने आपको इसलिए कही क्योंकि बिहार की बात मुझे कई दिनों से लगातार चुभ रही। बिहार की जिस लड़की के साथ हैवानियत गुजरी, नीट की तैयारी करने वाली लड़की के साथ बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हुई, पुलिस का रवैया अपना ये रहा कि उसको कुछ साबित कर दे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आने से पहले ही पुलिस ने यह तय कर दिया था कि उसने नशे की दवा खा करके या नींद की गोलियां खा करके खुदकुशी कर ली। रिपोर्ट आने के बाद पुलिस का पूरा बयान उल्टा था। बावजूद इसके पुलिस का सबसे बड़ा मुखिया डीजीपी उन माता पिता को जिनकी बच्ची इस दुनिया से उस तरह की हैवानियत के कारण चली गई, उनको कहता है कि यह मान लीजिए कि आपकी बेटी सुसाइड कर गई। कोई कारण तो होगा, किसी को बचाना तो होगा। कोई बहुत रसूखदार मजबूत आदमी है जिसका बाल बांका भी हो जाए तो डीजीपी की नौकरी जा सकती है, यह डर उसके भीतर तो होगा। पुलिस का अदना से लेकर के आला तक अगर एक ही रट लगाए हुए है और वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि दाल में कुछ नहीं, बहुत कुछ काला है। और अब हालत ये है कि धमकी उसी परिवार को आ रही है कि तुमने अभी तो अपनी लड़की गंवाई है, तुमको अपने बेटे से भी जाना पड़ेगा। अब आप सोचिए कि एक परिवार जो अपनी बेटी के जाने के बाद से इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है, जो लोग दोषी हुए उनको सज़ा दिलवाने के लिए वो दिन रात एक किए हुए है, वो जगह जगह जा कर के लोगों से हाथ जोड़ता है, मदद की उम्मीद करता है, दिल्ली तक दौड़ करके आता है, यहाँ भी प्रधानमंत्री और केंद्र की सरकार से गुहार लगाता है। उस परिवार को धमकी आती है कि बेटी तुम्हारी गई, तुम्हारा बेटा भी जाएगा। ऐसे नहीं हो सकता है।
तो इसके पीछे कुछ हो ही ना। जब उस परिवार पर जो गुजरी है, उस लड़की के साथ जो कुछ हुआ है, सबका सबूत होने के बावजूद पुलिस का मुखिया कहता है कि तुम्हारी बेटी ने खुदकुशी कर ली, यही मान लो, उसकी लाचारी कहिए, मजबूरी कहिए, बेशर्मी कहिए, बेहयाई कहिए, लेकिन वो अगर हिलने को तैयार नहीं है तो कारण होगा। और यह कारण जो है एक स्थिति विशेष है और ये हमेशा नहीं रह सकता। जिन वजहों से पुलिस हिलने को तैयार नहीं है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है, सब कुछ उजाले में साफ साफ दिख रहा है, उसके बाद भी वो रात पसार रही है, उसकी अपनी मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन मजबूरियां जिन वजहों से है वे वजह हमेशा नहीं रहेंगी। बिहार के जितने भी लोग लगातार हालात बदलने के लिए वहां लड़ रहे हैं और वो नाउम्मीद हो रहे हैं, ये नाउम्मीदी का वक्त लंबा नहीं चलता है, सब बदल जाता है, सिस्टम बदल जाता है। मैंने कहा ना कि जहां ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ 600 वर्ग किलोमीटर के दायरे में कुछ भी नहीं बचा, वहां फिर से जंगल पनप गया, वहां फिर धरती सांस ले रही है। इसलिए बिहार में और उस परिवार में, जिस परिवार में मातम पसरा हुआ है और तकलीफ उसकी इतनी अधिक है कि कभी उन माँ बाप से बात करिए तो लगता है कि पता नहीं इन्होंने क्या बिगाड़ा है कि इनके ऊपर ऐसी आफत या आसमान टूट पड़ा है। लेकिन जो लोग वहां कुर्सियों पर बैठ करके यह तय कर रहे हैं कि किसके साथ इंसाफ हो, किसके साथ ना हो, वो दरअसल जो लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं उनके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। उनकी कुर्सी, उनकी हैसियत, उनका रुतबा हमेशा नहीं रहने वाला है। और ये आवाज़ें जो लगातार इंसाफ की उठ रही हैं, वो बार बार दब नहीं सकती हैं, हमेशा दबी नहीं रह सकती हैं। इसलिए यह बात बहुत चिंता पैदा करती है, अचंभित भी करती है और एक तरह का भय भी पैदा करती है कि जिस तरह के माहौल में एक लड़की या कई लड़कियों ने अपनी जानें गंवाई हैं और उनकी जानों के जाने के बाद या उनकी मौत के बाद से जो पुलिस की तरफ से पर्देदारी है, वो किसी को बचाने की तैयारी है। और ये जो लोग बचाए जाएंगे वो कल फिर कहीं ना कहीं उसी तरह की मुसीबत या हैवानियत किसी न किसी लड़की के ऊपर ढाएंगी। और यह जो कुर्सी पर बैठी हुई व्यवस्था है वो फिर ऐसे ही सवालों के सामने होगी जैसे मैं कर रहा हूँ या मेरी तरह के बहुत सारे लोग कर रहे हैं। लेकिन मेरी आवाज़ या मेरे जैसों की आवाज़ अगर वहाँ नहीं सुनी जा रही है और लगता है कि यह सब कुछ अभी हमारे हाथ में है, तो वो नहीं होता है। बदलाव प्रकृति का नियम है, तो व्यवस्था भी बदलती है और व्यवस्था में बैठे हुए लोग भी बदलते हैं। और जो मामले अपने लिए इंसाफ मांग रहे हैं, ठहरे हुए हैं, उनके लिए दरवाज़ा भी खुलता है, खुलेगा।